आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट IAS में एक बार फिर स्वागत है। और इस समय हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिस्ट्री टॉपिक तैयार कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला में हम राजपूत टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो राजपूत टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजपूतों का परिचय क्या है। इसके साथ साथ उत्तर भारत में विभिन्न राजवंश होते हैं और अपनी शासन व्यवस्था को चलाते हैं। आज इन्हीं विभिन्न राजवंशों में एक राजवंश हम देखेंगे जिसका नाम है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश में कुछ प्रमुख शासक हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जैसे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज और इसके साथ साथ महेंद्रपाल। एक लंबी सीरीज है प्रमुख शासकों की, जिसमें महिपाल, भोजपाल द्वितीय, देवपाल और विजयपाल के बाद राज्यपाल तथा यशपाल को देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार अपनी शासन व्यवस्था को चलाया है। तो सबसे पहले अगर हम राजपूतों के परिचय की बात करें तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं, यानी इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इतिहासकार इस संबंध में भिन्न भिन्न मत रखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हमारे भारत में कुछ प्राचीन क्षत्रिय वंश हुआ करते थे। इन प्राचीन क्षत्रिय वंशों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन क्षत्रिय वंशों की अगर बात करें तो दो वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश हैं। बाद में एक वंश और आता है जिसे क्या कहा गया, यदुवंश कहा गया। और राजपूतों की जो उत्पत्ति है कहाँ से मानी गई है, सूर्यवंश और चंद्रवंश के यहीं आगे चलकर के वंशज हैं। इसके अलावा एक सिद्धांत और आता है जिसे अग्निकुंड सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कपोल कल्पित कल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए इस सिद्धांत की यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। अगला सिद्धांत है जिसे कहते हैं विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। एक और सिद्धांत है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित सिद्धांत। मिश्रित सिद्धांत का मानना है कि हमारे दक्षिण भारत में उस समय कुछ जनजातियां रहा करती थीं, जैसे गोंड और भार। इन्हीं जनजातियों से राजपूत उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मणों ने इन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया और इस प्रकार राजपूत हिंदू धर्म में शामिल हो गए। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न इतिहासकार अपनी भिन्न भिन्न मान्यताओं को बताते हैं, या उनका अलग अलग मानना है कि राजपूत किस प्रकार इस भारत में आते हैं। तो पहला एक सिद्धांत है जो अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार ये कहा गया कि हमारे भारत में सूर्य वंश और चंद्र वंश से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अग्निकुंड सिद्धांत हमने बताया कि वो कपोल कल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि एक बार परशुराम ने सारे राजपूतों को नष्ट कर दिया और सभी देवता यज्ञ करते हैं और फिर अग्निकुंड के बाद राजपूत की उत्पत्ति होती है। तो यह पूरी कल्पित कल्पनाओं पर आधारित है। और विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत के संबंध में ये कहा जाता है कि एक इतिहासकार का नाम आता है टांड। इनका मानना था कि भारत में राजपूत मध्य एशिया से आए हैं। और एक मिश्रित सिद्धांत जो क्या कहता है कि भारत है, भारत के दक्षिण में कुछ जनजातियां रहा करती थीं। इन्हीं जनजातियों के ये राजपूत वंशज हैं और यहाँ की जनजातियाँ जो हैं इनको
हिंदू धर्म में दीक्षित किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप इन राजपूतों की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि राजपूत राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है और राजपुत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय हैं, जो राजपूत हैं, इनकी निश्चित ही जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? क्षत्रिय कुल से हुई है। तो इसके बाद हम देखते हैं विभिन्न राजवंशों में। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्रतिहार वंश के संबंध में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिहार कौन थे। आज हमने बताया कि हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। और प्रतिहार वंश को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यह प्रतिहार कौन थे। देखिए, इस संबंध में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो प्रतिहार वंश है यह सूर्यवंशी थे। क्या है? सूर्यवंशी थे। और स्वयं प्रतिहारों के अभिलेख से, क्या मैंने बताया कि स्वयं प्रतिहारों के लेख से ऐसा पता चलता है कि यह अपने आप को सूर्यवंशी ही मानते थे। ठीक है। इस सूर्यवंश का संबंध किससे जोड़ा जाता है? रघुवंश से। और ये माना जाता है कि जो राजा राम थे और इनके भाई लक्ष्मण थे, इनका संबंध किससे था? रघुवंश से था। तो हमने क्या बताया कि एक मत नहीं है। एक दूसरा मत क्या कहता है कि जो प्रतिहार हैं ये मूलवासी हैं। क्या है? मूल निवासी हैं, यहीं के मूल निवासी हैं। और प्रारंभ में जो उज्जैन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का उज्जैन क्षेत्र, इनकी राजधानी हुआ करती थी। और यहीं मध्य प्रदेश उज्जैन के आसपास ये जो है शासन करते थे। और एक दूसरा इतिहासकारों का मत क्या है कि एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है अलवर अभिलेख। क्या नाम है? अलवर अभिलेख। अलवर अभिलेख क्या कहता है कि गुप्त साम्राज्य पतन के बाद अनेक विदेशी हमलावर भारत में हमला करते हैं। तो उनमें जब मध्य एशिया से हूण आ रहे थे, ये मध्य एशिया का अगर क्षेत्र है मानते हैं, तो यहाँ से पश्चिमोत्तर भारत में कौन आ रहा था? हूण आ रहे थे लगातार। और इतिहासकार कहते हैं, और यह अलवर अभिलेख में भी जिक्र है कि मध्य एशिया से आने वाले हूणों के साथ जो है साथ में प्रतिहार आते हैं और पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश करके उत्तर भारत में अपने वंश को स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो प्रतिहार वंश की स्थापना के संबंध में अगर बात करते हैं तो इतिहासकारों में भी एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सूर्यवंशी हैं और स्वयं के प्रतिहारों के अभिलेखों से भी अपने आप को सूर्यवंशी स्वीकार करते हैं। और हमने क्या बताया कि इन्हीं सूर्यवंशियों का संबंध किससे है? रघुवंश से है, और जिसमें राजा राम और लक्ष्मण हुए थे। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो प्रतिहार हैं ये मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश उज्जैन के आसपास ही रहा करते थे और वहीं पर इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। और एक अलवर अभिलेख है जिसमें इस बात का जिक्र है कि गुप्त वंश जब समाप्त हो गया तो उसमें कुछ बर्बर जातियां भारत में प्रवेश करती हैं। हूण मध्य एशिया से जब भारत में प्रवेश कर रहे थे तो इन्हीं हूणों के साथ प्रतिहार वंश के लोग
भारत में आते हैं और पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने लगते हैं और अपने वंश की उत्तर भारत में अपने वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक। प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक प्रतिहार वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। कहते हैं कि यही नागभट्ट प्रथम उत्तर भारत में प्रतिहार वंश की स्थापना करता है। नागभट्ट प्रथम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रतिहार वंश को स्थापित करने वाला शासक कौन है? तो कौन है? नागभट्ट प्रथम। ये क्या करता है? उत्तर भारत में प्रतिहार वंश की स्थापना करता है। कहते हैं कि यह इससे पहले मालवा का शासक हुआ करता था। क्या है? मालवा का शासक हुआ करता था। तो नागभट्ट प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है जिसे इतिहास में नागभट्ट द्वितीय के नाम से जाना गया। और कहते हैं कि जो नागभट्ट द्वितीय था ये अत्यंत महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक हुआ है। क्या है? कि अत्यंत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक हुआ है। और अगर समय अवधि की बात करें तो 800 से 835 ईस्वी के मध्य इसने शासन व्यवस्था संभाली है। और कहा जाता है कि उस समय कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम था चक्रयुद्ध। क्या नाम था? चक्रयुद्ध। कन्नौज के राजा चक्रयुद्ध को ये हराता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में क्या करने लगता है? शासन करने लगता है। यानी धीरे धीरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को फैलाता है और कन्नौज को राजधानी बनाता है। और कन्नौज में इससे पहले कोई एक राजा था जिसका नाम था चक्रयुद्ध। इसने चक्रयुद्ध को क्या करता है? युद्ध में हरा देता है। ऐसा माना जाता है कि कन्नौज से या पूरब की तरफ बढ़ता है और पश्चिम बंगाल की तरफ आता है। कौन? नागभट्ट द्वितीय। जब पश्चिम बंगाल की तरफ आता है तो बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। उस समय बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था धर्मपाल और यह कन्नौज से होते हुए पूरब की ओर बढ़ता है तो मुंगेर के निकट बंगाल के शासक धर्मपाल से युद्ध होता है और धर्मपाल बुरी तरीके से पराजित होता है। इस युद्ध के बाद दक्षिण भारत में कुछ छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, वो डरते जाते हैं और इसकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। तो दक्षिण भारत में आंध्र था, एक छोटा सा साम्राज्य क्या था? आंध्र का था। और एक और साम्राज्य उस समय भारत में था जिस छोटा सा साम्राज्य था जिसका नाम था सिंधु। तो इस प्रकार कहते हैं कि आंध्र और सिंधु जो है नागभट्ट की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र हुआ था जिसका नाम था रामभद्र। कहते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है रामभद्र। और रामभद्र के संबंध में क्या कहा जाता है कि 833 ईस्वी से 836 ईस्वी के मध्य इसने शासन सत्ता संभाली है, परंतु यह अत्यंत अयोग्य था। क्या था? अत्यंत अयोग्य और कमजोर शासक हुआ है। इसलिए
इतिहास के संबंध में इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। तो हमने क्या बताया कि नागभट्ट प्रथम स्थापना करता है या मालवा का शासक था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय है, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी है, साम्राज्यवादी है, शासन विस्तार चाहता है। 800 से 835 ईस्वी के मध्य गद्दी संभालता है और कहते हैं कि उस समय कन्नौज में चक्रयुद्ध नाम का एक छोटा सा शासक था, वह इस पर शासन कर रहा था। नागभट्ट द्वितीय इसको युद्ध में हराता है और हराने के बाद अपनी राजधानी कन्नौज बनाता है और इसके बाद यह कन्नौज से पूरब की तरफ बढ़ता है, पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा होता है। तो पश्चिम बंगाल का उस समय राजा धर्मपाल था, मुंगेर के निकट इसका भीषण युद्ध होता है और इसके बाद अन्य आसपास के जो छोटे छोटे शासक थे वो डर जाते हैं और डर करके कहते हैं कि नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार करते हैं और इतिहास में इस प्रकार सिंधु और आंध्र क्षेत्र जो है इसके कब्जे में आ जाता है। और नागभट्ट द्वितीय के बाद में इसका बेटा होता है जिसका नाम था रामभद्र और 833 से 836 ईस्वी के मध्य गद्दी संभालता है, परंतु अत्यंत कमज़ोर है, निर्बल है। इतिहास में इसकी कोई बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है। इसके बाद अगला शासक आता है जिसका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज के संबंध में इतिहासकार मानते हैं कि यह अत्यंत प्रतिभाशाली क्या था, यह अत्यंत प्रतिभाशाली था, अत्यंत योग्य था और महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्य विस्तारवादी शासक था। कहते हैं कि इतिहासकार वह सभी योग्यताएं इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थीं जो एक राजा में होनी चाहिए। और इतिहासकार कहते हैं कि अत्यंत योग्य, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्यवादी विस्तार की सोच का ये व्यक्ति था। और इतिहासकार जो इसकी समय अवधि मानते हैं वो क्या है, 836 से 885 ईस्वी के मध्य कहते हैं कि इसकी शासन व्यवस्था चल रही थी और शासन व्यवस्था अत्यंत सुचारू और सुदृढ़ तथा मजबूत तरीके से चल रही थी। कहते हैं कि अपने शासन काल में इसने बुंदेलखंड और मारवाड़ को जीतकर, किसको, बुंदेलखंड और मारवाड़ को जीतकर अपने साम्राज्य में इसने क्या किया था, मिला लिया था। और कहते हैं कि दक्षिण तक, नर्मदा नदी तक, कहाँ, नर्मदा नदी तक इसके साम्राज्य का क्या था, विस्तार था। इसने आदि बराह, यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। क्या है, इसने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। इसके समय में एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था, सुलेमान। ये कहां का यात्री था, अरब यात्री था। और अरब यात्री सुलेमान ने लिखा है कि उस समय शासन प्रबंधन तथा सैन्य शक्ति की व्यवस्था अत्यंत बेहतर थी। क्या है, शासन प्रबंधन और सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये किसने लिखा है, सुलेमान ने लिखा है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद इसका पुत्र महेंद्रपाल गद्दी पर बैठता है। इसकी मृत्यु जब हो जाती है तो इसका बेटा जिसका नाम था महेंद्रपाल,
या गद्दी पर बैठता है और शासन सत्ता को संभालता है। हमने क्या बताया कि प्रतिभाशाली, योग्य और महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नेता है, साम्राज्यवादी शासक है। बुंदेलखंड मारवाड़ को जीतता है और दक्षिण में नर्मदा नदी तक जाता है। इसने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। इसके समय में सुलेमान आता है और इसकी शासन, प्रबंधन और सैन्य व्यवस्था की तारीफ करता है, ऐसा इसने लिखा है। इसके अलावा जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा महेंद्रपाल शासन सत्ता को संभालता है। महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी है भोज द्वितीय। क्या नाम है? भोज द्वितीय। आठ सौ 85 से 910 ईस्वी के मध्य महेंद्रपाल शासन सत्ता को संभालता है। कहते हैं कि यह भी अपने पिता की तरह अत्यंत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था। अपने पिता की तरह महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था। कहते हैं कि अपने युद्ध के दौरान इसने मगध और उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। मगध को भी जीत लिया और उत्तरी बंगाल को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाता है महेंद्रपाल। और जूनागढ़ अभिलेख क्या कहता है कि यह दक्षिण में सौराष्ट्र तक, क्या कहता है? जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार दक्षिण का जो सौराष्ट्र से क्षेत्र है, यहां तक यह अपने साम्राज्य विस्तार को ले जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि जब यह शासन कर रहा था तो कश्मीर का एक राजा था जिसका नाम था शंकर वर्मन। यहां का राजा कौन है? शंकर वर्मन। और कहते हैं कि शंकर वर्मन ने इसके साम्राज्य पर हमला किया है और पश्चिमोत्तर क्षेत्र जीत लेता है। यानी शंकर वर्मन महेंद्रपाल के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को क्या है? जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और यह शंकर वर्मन कहाँ का राजा था? कश्मीर का राजा था। इसके संबंध में कहा जाता है कि महेंद्रपाल साहित्य तथा कला के संरक्षण को महत्व देता था। क्या है? साहित्य और कला प्रेमी था। इसके दरबार में एक विद्वान रहा करता था जिसका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। कहते हैं कि राजशेखर ने कुछ ग्रंथ लिखे थे, वह ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। इसके प्रमुख ग्रंथों में पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था? कर्पूर मंजरी। राजशेखर का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बाल रामायण और तीसरा ग्रंथ है बाल भारत। और इसके अलावा काव्य मीमांसा अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ था। काव्य मीमांसा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि पिता की तरह यह भी महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी है। इसने मगध और उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर अपने शासन साम्राज्य में मिलाता है। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार ऐसा माना गया है कि इसने दक्षिण में सौराष्ट्र तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। जम्मू कश्मीर का शंकर वर्मन इसके साम्राज्य का वह भाग जो उत्तर और पश्चिम में स्थित था हमला करके जीत लेता है। और कहा जाता है कि जो महेंद्रपाल है यह साहित्य कला प्रेमी था। इसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था राजशेखर। राजशेखर ने उस समय कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, क्या था? बाल रामायण
बाल भारत और काव्य मीमांसा थी। बताते हैं कि यह ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। महेंद्र पाल के बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है, जिसका नाम था भोज द्वितीय, कहते हैं कि इतिहास में इसका बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि यह अत्यंत अयोग्य शासक था। क्या था? अत्यंत अयोग्य शासक था, इसलिए इतिहास में इसकी बहुत अधिक जानकारी इतिहासकारों को नहीं मिलती है। इसके बाद अगला शासक कौन होता है? महिपाल। कहते हैं कि महिपाल भी बहुत योग्य शासक नहीं था। इतिहासकार इसे भी बहुत योग्य शासक नहीं मानते हैं और कहते हैं कि उस समय कन्नौज के ऊपर राष्ट्रकूटों ने हमला कर दिया था। कन्नौज के ऊपर राष्ट्रकूटों ने हमला जब किया है तो कहते हैं कि इसने चंदेलों से सहायता मांगी थी और चंदेलों ने इसकी सहायता करके किसी प्रकार इसके साम्राज्य को बचाते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि बंगाल में पाल वंश के शासकों ने, कौन? बंगाल के पाल वंश शासक थे और पाल वंश शासकों ने क्या किया है? महिपाल पर हमला किया है और हमला कर देते हैं और इसके साथ धीरे धीरे जो है प्रतिहार वंश समाप्त होने लगता है। और कहते हैं कि महिपाल के बाद से ही प्रतिहार वंश अपने गर्त की ओर जाने लगा और इसके बाद जो भी आगे शासक आते हैं वह अयोग्य होते हैं और समय के साथ प्रतिहार वंश समाप्त हो जाता है। महिपाल के बाद अगला शासक आता है देवपाल और देवपाल के बाद विजयपाल। देवपाल और विजयपाल के संबंध में कहा जाता है कि ये अत्यंत निर्बल थे, कमजोर शासक हुए हैं। इसके बाद अगला शासक राज्यपाल आता है और कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने राज्यपाल के ऊपर हमला किया था। राज्यपाल के बाद एक अगला शासक आता है जिसका नाम था यशपाल और कहते हैं कि गहड़वाल के राजा चंद्रदेव ने गहड़वाल वंश के राजा चंद्रदेव ने यशपाल पर हमला किया और हमले के बाद यशपाल को मार डालते हैं और मारने के बाद जो अगला वंश स्थापित होता है वो क्या है? गहड़वाल वंश। और इस प्रकार कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना होती है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे ये सीक्वेंस हो सकता है कि नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, इसके बाद मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, भोजपाल द्वितीय, देवपाल, विजयपाल, राज्यपाल और यशपाल। यहाँ से भी सीक्वेंस के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रतिहार वंश के कुछ प्रमुख शासक थे, उनकी जो छोटी मोटी गतिविधियाँ थीं यह भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।